10वीं कक्षा की हिंदी की घंटी में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में छठा पाठ फसल पढ़ेंगे। कवि हैं नागार्जुन, जन कवि, सर्वहारा वर्ग के प्रतिनिधि कवि। पहले आप कविता को देख लें, कवि के भाव को देख लें, फिर शब्द विन्यास, अर्थ, बिंब योजना, अलंकार, शब्द शक्ति पर विचार करेंगे। लिखते हैं बाबा नागार्जुन, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब देखिए, नागार्जुन फसल पर अपनी लेखनी क्यों चलाते हैं? सोचने की बात है। आखिर हम आप प्रकृति से अलग नहीं हो सकते, अलग रह सकते हैं, चाह कर भी हम प्रकृति को झुठला नहीं सकते, इससे मुकर नहीं सकते। हमारे जीवन का आधार ही है प्रकृति। अब देखिए, मुझे इस समय हिंदी के महान लेखक सुदर्शन जी याद आ रहे हैं। उनकी एक कहानी है, हार की जीत। आपने पढ़ी हो शायद 6ठी कक्षा में या और किसी वर्ग में, या सुनी हो कभी। लेखक वहाँ शुरुआत करते हैं, जैसे किसान अपने खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर खुश हो जाता है, ठीक बाबा भारती उसी तरह से अपने घोड़े सुल्तान पर सैर करके, अपने घोड़े को देख करके खुश हो जाते थे, दिल बाग बाग हो जाता था। तो जैसे किसान अपनी फसल को देखकर खुश हो जाता है, वहां भी फसल की चर्चा है। अगर आप कभी अपने खेत पर जाते हो, अपने बाग बगीचे, मैदान, उद्यान, खलिहान, है ना, उपवन में जाते हो, तो आप महसूस करते होंगे अपने खेत में लगी हुई हरी हरी लहलहाती फसल को देखकर, अपना खेत, अपनी फसल, अपनी बाड़ी झाड़ी क्यारी बगीचा की सब्जी, अपने उपवन का फूल। मैं ऐसा क्यों आपको कह रहा हूं? आप महसूस करते होंगे अपनी फसल को देखकर, अपने पेड़ पौधे को देखकर, है ना,
ये अपना है, एक ममता आती होगी आपके मन में। जैसे आप घर से स्कूल के लिए आते हैं, विद्यालय के लिए आते हैं, और अपने विद्यालय को देख करके आप गदगद, यह मेरा विद्यालय है, यहाँ हम पढ़ते हैं, यहाँ हम विद्या उपार्जन करते हैं। रास्ते में हो सकता है कि आपने और भी विद्यालय को देखा हो, विद्यालय है, विद्या का मंदिर है, तो श्रद्धा तो होगी ही, लेकिन जो अपनापन अपने विद्यालय से होगा कदाचित अन्य विद्यालय से नहीं। आप मान लीजिए कहीं बाहर किसी शहर में गए हों और अचानक आपका मित्र है ना नज़र आ जाता है, मुलाकात हो जाती है, अब कितना प्रसन्न हो जाए, अरे दोस्त को क्या हाल है। वहाँ तो और भी आपकी उम्र के बहुत सारे लड़के मिलते होंगे सड़क पर जहाँ था, तो वो भाव क्यों नहीं जगता है? अपने मित्र को देख करके खुशी क्यों हो जाती है? कोई अपनापन, लगाव, अनुराग। तो यही बात नागार्जुन यहाँ रेखांकित करना चाहते हैं। और देखिए, आप इनके शब्दों को देखिए, कविता के शब्दों को देखिए, कविता के भाव को देखिए, है ना, कितनी सरल भाषा है, सहज भाषा है, लेकिन भाषा में प्रभाव है, भाषा में आकर्षण है। आप इसमें तत्सम के शब्द भी देखेंगे, आप तद्भव के भी शब्द देखेंगे, है ना। अब जैसे आपको मैं बताऊं, ये स्पर्श की गरिमा, ये स्पर्श क्या है? तत्सम है ना। कोटि कोटि, यह क्या है? तत्सम है। और कुछ तद्भव के भी शब्द हैं, बोलचाल के भी शब्द हैं, है ना। और यह है बाबा नागार्जुन की विशेषता, है ना। शब्दों का चयन उचित है, सार्थक है, भाव के अनुकूल है, प्रासंगिक है, औचित्यपूर्ण है ना। यह जो कविता है फसल, जितनी चर्चा की है कवि ने, सब शब्द, पंक्ति, भाव के केंद्र में क्या है? फसल। मतलब पूरी कविता फसल के इर्द गिर्द घूम रही है, केंद्र में है फसल। और जब आप इस कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, चिंतन करते हैं, तो आपके दिमाग में फसल का एक चित्र बनता है, एक प्रतीक बनता है। तो यह दृश्य बिंब की योजना है। फिर आगे एक बात देखिए, कवि खुद पूछते हैं फसल क्या है। यह क्या हुआ? प्रश्न, अर्थात प्रश्न शैली में कविता लिखी गई है। लेकिन क्या हमारे उत्तर की अपेक्षा करते हैं? आपके उत्तर की अपेक्षा करते हैं? किसी और विद्यार्थी के उत्तर की अपेक्षा करते हैं? या किसी श्रोता या पाठक के उत्तर की अपेक्षा करते हैं? जी नहीं, खुद उत्तर देते हैं, है ना, प्रश्न के बाद। तो यह जो कवि की शैली है, नागार्जुन की शैली है, अद्भुत, आकर्षक है। अब देखिए, इसमें कौन सा छंद है? छंद है मुक्त। शायद मैंने आपको पहले बताया हो, कविता के प्राण को छंद कहते हैं। कविता की रचना धर्मिता जो है वह छंद है। चाहे वर्ण के अनुरूप रचना हो, चाहे मात्रा के अनुरूप हो। जब मात्रा के अनुसार कविता की रचना होती है तो उस छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। जब वर्ण गणना के आधार पर में रचना होती है तो उसे हम वर्णिक छंद कहते हैं। और जब कविता में न तो मात्रा का ख्याल किया जाता है,
और न ही वर्ण पर, तो उसको कहते हैं मुक्त छंद। इसके बाद कविता की जो पंक्ति होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो आप देखते होंगे अंतिम अक्षर में स्वर की मात्रा, उसका रूप मिलता जुलता, जैसे एक के नहीं, दो के नहीं, दोनों के अंत में नहीं नहीं, और दीर्घ इकार अनुस्वार, तो इसको कहते हैं तुकांत, तुक मिलना। लेकिन इसमें न तो वर्ण के आधार पर रचना की गई है और न ही मात्रा के आधार पर, इसलिए मुक्त छंद। किसी पंक्ति में 3 शब्द हैं, किसी पंक्ति में 7 शब्द हैं, किसी पंक्ति में उससे ज़्यादा भी है ना। तो ये कोई ठीक नहीं है, इसीलिए छंद मुक्त कविता है। और शब्द शक्ति, इस पर भी हम विचार करेंगे, लेकिन पहले अब हम अर्थ को देख लें, अर्थ को समझ लें। नागार्जुन के बारे में मैंने पहले कहा कि वो जन कवि हैं, सर्वहारा के प्रतिनिधि कवि हैं, मान मर्दित, पद दलित, पिछड़े, दबे कुचले लोगों की भाषा है, प्रतिनिधि, वो आवाज है। अब किसान जो हमारे लिए अन्नदाता हैं, है ना, अगर किसान ना हो तो फिर हमारी आपकी जो शेखी है, शान है, वो किस पर? असली ब्रह्मा, असली अन्नदाता, असली जीवन रक्षक हमारे किसान हैं। और फसल के उत्पादन में उनका प्रमुख योगदान है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है ना। कब इस बात की चर्चा नहीं करते जो मैं अभी कह रहा हूँ, लेकिन प्रकारांतर से यह ध्वनि निकलती है। अब देखिए, अब अकेला चना भार तो नहीं फोड़ सकता है। फिर मैं आपको अज्ञे की बात याद दिलाऊं। अज्ञे हिंदी साहित्य के महान कवि हो चुके हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उन्होंने लिखा है एक जगह, यह सच है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन उस चना को आप मिट्टी तले बो दें, तब जो पौधा होगा और उसमें जो चने फलेंगे, है ना, इतने चने कि एक भार कौन के अनेक भार फूट सकता है। तो संघे शक्ति ही कलयुग, एकता में बल है, संघ में शक्ति है। और जब कोई भी काम हम करते हैं तो अकेला कितना करेंगे। समाज में आपको एक दूसरे की सहायता लेनी ही पड़ती है। आप भी किसी के सहायक होते हैं और भी आपका सहायक बनता है, दूसरा भी बनता है। और इसी बात को रेखांकित करते हैं बाबा नागार्जुन। क्या कहते हैं? एक के नहीं। अब आइए मूल पाठ पर। इस फसल के उत्पादन में, उपजाने में, उगाने में, है ना, केवल एक नदी, है ना, का योगदान नहीं है। नदी जल का स्रोत। अब खेत में जो सिंचाई करते हैं किसान, कोई जरूरी नहीं कि नदी के ही जल से करते हो, तालाब के भी जल से करते होंगे, है ना, कुआं के भी जल से करते होंगे, नल के जल से भी करते होंगे। कई वर्षा के जल पर तो लोग निर्भर रहते ही हैं, तो कई स्रोतों के जल पर निर्भर रहते हैं। लेकिन यहाँ नदी की चर्चा है, जल स्रोत, है ना। तो इतना बड़ा अपना देश है, केवल अपने ही देश में तो खेती नहीं है, और देश में भी खेती होती है, लेकिन अपना देश तो कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% आबादी खेती पर निर्भर है।
तो इस बात को रेखांकित करते हुए कवि कहते हैं कि यह जो फसल है ना, इस फसल के उत्पादन में, इस फसल में, है ना, एक नदी के पानी का जादू नहीं है। एक के नहीं, दो नदियों के भी नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अनेक नदियों के पानी का जादू। ये पानी का जादू क्या, ये जादू जो है यही पर लक्षणा है। मतलब आप विज्ञान की भाषा में आइए, प्रकाश संश्लेषण, पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, हरे पौधे, हरे पेड़, है ना, और उस प्रकाश संश्लेषण के लिए उसको पानी चाहिए। तो यह विज्ञान तो नहीं है, साहित्य है। सिंचाई, जीवनदायिनी शक्ति, जीवनदायक तत्व, जीवनदायक उपादान, वो पानी है। पानी ना हो तो फिर काम नहीं चलेगा। चराचर जगत के लिए पानी चाहिए, पहले हवा, फिर पानी, फिर भोजन, तब आवास, तब फिर और कुछ, है ना। तो ये एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, अर्थात अनेक नदियों के पानी से फसलों की सिंचाई की जाती है। तो पानी का, है ना, पानी का योगदान फसल को चाहिए। बिना पानी के फसल को उगाना, उपजाना संभव नहीं। ठीक इसी प्रकार से केवल एक किसान तो पूरे देश में खेती नहीं कर सकता है, ढेर सारे किसान हैं। मैंने कहा, है ना, ये 70% आबादी लगभग खेती बाड़ी पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश कहा जाता है अपने देश को। तो केवल एक किसान का योगदान नहीं है, दो किसानों का योगदान नहीं है ना, अनेक किसानों का योगदान, लाख लाख हाथ, है ना, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यही स्पर्श, यही ममता, यही अपनापन, यही लगाव, यही अनुराग, अपना खेत, अपने खेत की फसल, अपने खेत की सब्जी, है ना, अपने बगीचे की सब्जी, अपने उपवन का फूल। तो ये लगाव और इसको उपजाने में, इसको उगाने में ढेर सारे किसानों का योगदान है। केवल एक किसान नहीं, दो किसान नहीं, लाखों किसान और लाखों हाथ, करोड़ों हाथ, कोटि कोटि करोड़ों हाथ, एक के नहीं, है ना। फिर इसके बाद नागार्जुन लिखते हैं, केवल एक खेत में तो नहीं सारी फसल उपज जाती है, केवल एक ही खेत तो नहीं है ना, ढेर सारे खेत हैं, हजारों खेत हैं, है ना। अब इसमें एक खेत का नहीं, दो खेत का नहीं, कई खेतों का योगदान है। अब खेत में क्या है, मिट्टी, तो एक खेत की नहीं, दो खेतों की नहीं, है ना। यहाँ खेत शब्द बाद में आया है, पहले है एक के नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आप भूगोल में मिट्टी के रूप, प्रकार, गुणधर्म, है ना, अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता आदि के बारे में आपने पढ़ाई की होगी। तो हर मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसल उपजती है। अब देखिए, मिट्टी के ऊपर का भाग है, मिट्टी के नीचे का भाग है ना, लेकिन सारी फसलों का स्वाद एक जैसा तो नहीं। कोई मीठा है, कोई खट्टा है, कोई तीता है, कोई कड़वा है ना, कोई पानीदार है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अनेक प्रकार का रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, नहीं, रूप, रंग, सब में अंतर।
तो हर मिट्टी के अलग अलग, हर मिट्टी चाहे वो काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, कई प्रकार की मिट्टी है, भूरी, काली, संतली, विभिन्न प्रकार की मिट्टी है। और हर प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार की मिट्टी, अलग अलग प्रकार के गुणधर्म। तो एक खेत नहीं, दो खेत नहीं, हजार हजार खेत में फसलें उपजती हैं। और उन खेतों की मिट्टी का गुणधर्म, अर्थात यहाँ भी गुणधर्म लक्षण है, मतलब उस मिट्टी की उर्वरा शक्ति है ना, उस मिट्टी के विभिन्न गुण, और उन गुणों के आधार पर फसलों के रूप, रंग, आकार, प्रकार, उपयोगिता में अंतर, विभिन्नता। तो इस फसल के उत्पादन में हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म का योगदान है। और इतना बतला देने के बाद कभी आते हैं प्रश्न पर, पूछते हैं आपसे, हमसे, है ना, अन्य अन्य श्रोता से, पाठक से, जनमानस से, फसल क्या है? छोटा सा प्रश्न, फसल क्या है? लेकिन बिना रुके खुद उत्तर देते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह। मतलब फसल क्या है? फसल के उत्पादन में, फसल के, है ना, उगाने में, उपजाने में पानी तो चाहिए। तो ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है, मतलब रूपांतरण, उसकी उपयोगिता, उसका प्रतिफलन, है ना, फसल है। केवल पानी का ही जादू नहीं है ना। हाथों के स्पर्श की महिमा, यह महिमा क्या? वही लगाव, अनुराग, अपनापन, ममता, है ना। तो हाथों के, किसके हाथों के? किसान के हाथों के, नहीं, किसान, अन्नदाता, किसान के हाथों के स्पर्श के, ये स्पर्श, इसी का होगा परस, छूना, स्पर्श, है ना। आप पढ़ेंगे बाल गोविंद भगत के बारे में, वहाँ भी खेती बाड़ी की चर्चा आई है। तो किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है, मतलब उसकी महिमा, उसका अपनापन, उसका अनुराग, उसका लगाव, और इस कारण से उसमें जीवनी शक्ति आती है, संजीवनी शक्ति आती है, जीवनदायिनी शक्ति आती है। और विभिन्न प्रकार की मिट्टी का गुणधर्म, जैसे भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, है ना, विभिन्न प्रकार की मिट्टी। और विभिन्न प्रकार की मिट्टी की अलग अलग उर्वरा शक्ति, अलग अलग गुणधर्म का रूपांतर। और फिर कहते हैं कवि, रूपांतर है सूरज की किरणों का। और फसल के उत्पादन में, पेड़ पौधों के, है ना, लिए धूप कितनी आवश्यक है आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की चर्चा मैंने पहले भी की। तो रूपांतर है सूरज की किरणों का, धूप चाहिए, है ना। आप घास पर में ईंट रख दीजिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसके बाद आप ईंट को हटाइए और तब घास को देखिए, वो घास हरी नजर नहीं आएगी, पीलापन देखेंगे, उसका हरापन गायब हो जाता है। तो उसको हवा चाहिए, उसको धूप चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको उर्वरा शक्ति चाहिए, मिट्टी का गुणधर्म चाहिए फसल को, चाहे फसल का जो रूप हो, घास हो, कोई पौधा हो, कोई द्रुम हो, कोई लता हो, कोई झाड़ी हो, या कोई पेड़ हो, जो भी हो, है ना। और सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, अर्थात हवा चाहिए उसको, है ना। जो भी सजीव है उसको हवा चाहिए, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे जो भी हो। तो कुल मिलाकर के
तुलसीदास भी लिखते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा पंच महाभूत। तो फसल क्या है? अब आइए एकदम निष्कर्ष निचोड़, किसानों के स्पर्श की महिमा, अर्थात किसानों की ममता। और इसके बाद क्या क्या? मिट्टी, पानी, हवा और धूप, किरण, सूरज की किरण अर्थात धूप। तो 5 चीज चाहिए फसल के लिए। क्या क्या? पहले तो किसान की ममता हो गई, तब आ जाइए मिट्टी, है ना, पानी, हवा, धूप। इन सबों का रूपांतरित रूप, समुचित रूप, इन सबों का प्रतिफलन फसल है। मिला हुआ रूप, समुचित रूप, रूपांतरित रूप फसल है। अब देखिए, आप इसके भाव को समझ गए। तो संक्षेप में इतनी बात कहना चाहते हैं कवि कि फसल, मिट्टी, पानी, हवा, धूप और श्रम, परिश्रम, श्रम का समुचित रूप, रूपांतरित है ना, रूपांतरण है ना, प्रतिफलन है, यही है फसल। तो अब देखिए, आपने कविता सुनी, आपने कविता पढ़ी, आपने कविता समझी, इसके भावार्थ को देखा। अब भाषा पर विचार कीजिए। मैंने पहले भी कहा, सरल शब्द हैं, सहज शब्द हैं। ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है नागार्जुन बाबा ने कि वो आपके हृदय को छू ले। और खड़ी बोली हिंदी है। आपकी खड़ी बोली क्या है? आप दरभंगा में हैं, है ना, अधिकांश आप, है ना, बच्चे बच्चियां, तो ये मिथिलांचल, यहाँ की बोली क्या है? मैथिली। बिहार में ये जो मिथिला क्षेत्र है, इस इलाके की बोली है मैथिली। पटना इलाके में चले जाइए तो वहाँ की बोली है मगही, है ना। आरा छपरा इलाके में चले जाइए, भोजपुरी। तो ये बोली क्या है? संपर्क का माध्यम, भाषा का स्थानीय रूप, क्षेत्रीय रूप, है ना। तो खड़ी बोली क्या है? अब देश की राजधानी दिल्ली को देखिए, वहाँ गाजियाबाद, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, मेरठ, इन इलाकों की जो बोली है वो है खड़ी बोली। उसी खड़ी बोली हिंदी का परिनिष्ठित, सुसंस्कृत रूप, है ना, परिवर्धित रूप, संशोधित रूप, है ना, राष्ट्रभाषा हिंदी है। अब इसके बाद छंद मुक्त कविता है। पहले का न तो वर्णिक छंद है, न मात्रिक छंद है, छंद मुक्त कविता है। और क्या है? तत्सम के शब्द हैं इसमें, कुछ तद्भव है, लेकिन जो भी है प्रभावशाली शब्द, है ना। इसके बाद सार्थक समायोजन हुआ है शब्दों का। अब अलंकार में आ जाइए। अलंकार क्या है? जो अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करे, है ना, अलंकृत करे। अब इसमें आप देखिए, ये जैसे हजार हजार, उससे ऊपर चलिए लाख लाख, उससे ऊपर बगल में चलिए कोटि कोटि। तो एक ही प्रकार का शब्द दोहराया गया है कि नहीं, खास शब्द की आवृत्ति। तो आपको पहले भी बताया गया है, तुरंत आप पहचान लेंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और अगर एक ही प्रकार का व्यंजन वर्ण बार बार आता है तो अनुप्रास, तो अनुप्रास है ना।
जैसे आप धरती पर घास देखते हैं, उसी प्रकार से कविता में अनुप्रास अलंकार है ना। तो इसके बाद और देखिए, ये कोई जटिल शब्द नहीं है। कविता को जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक दृश्य आपके माथे पर, आपके मानस पटल पर, आपके हृदय में बनता है। तो कहेंगे दृश्य बिंब है, चित्रात्मक शैली। कविता पढ़ते ही आपके दिमाग में है ना फसल का चित्र, चाहे वो धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे चना हो, चाहे सरसों हो, चाहे जो भी फसल हो, एक चित्र आपके दिमाग में बनता है ना। हरी भरी है ना फसल, लहलहाती खेत, है ना। तो इसके बाद आप और भी देखिए, मैंने कहा था कि इसमें अलग अलग शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। लेकिन उससे पहले हवा की थिरकन, ये हवा की थिरकन क्या है? मानवीकरण किया गया है, इसलिए वहां पर मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए शब्द शक्ति अभिधा। अभिधा वह शब्द शक्ति है जिससे कविता में जो शब्द हैं और शब्द में जो निहित अर्थ है वो तुरंत आपको पता चल जाए। उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ किताब, तो आपको तुरंत अर्थ लगता है कि किताब वह चीज़ जिसको हम पढ़ते हैं। कलम तो वह उपकरण जिससे हम लिखते हैं। घर वह जगह जहाँ हम रहते हैं। तो शब्द संकेतित अर्थ का जो पता है चलता है वह है अभिधा शब्द शक्ति। हर शब्द में शक्ति है और उस शक्ति के कारण हमें अर्थ का पता चलता है। तो तुरंत सरल सहज शब्द जो हैं तुरंत अर्थ आपको पता चल जाता है, तो वो है अभिधा। लेकिन जब आप लक्षण के आधार पर, प्रयोजन के आधार पर अर्थ की जानकारी प्राप्त करते हैं, तब उसको कहते हैं लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति है ना। तो इस प्रकार की शब्द शक्ति से भरी पड़ी है यह कविता। मुझे लगता है कि आप है ना इस कविता को भली भांति समझ चुके होंगे। आप भावार्थ लिखेंगे, आप प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे, है ना। और भी बात अगले दिन हम बताएंगे। धन्यवाद।